बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज आप मुझे यहाँ देख रहे हैं, ये असद उमर साहब का घर है। हम उनके दौलत कदे पर आए हैं। असद उमर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ये फरमाइए कि अब एक डिफरेंट पॉलिटिक्स है या पॉलिटिक्स नहीं है। मैंने यहीं से बात शुरू करनी थी कि एक डिफरेंट पॉलिटिक्स है या पॉलिटिक्स नहीं है। मुझसे बहुत लोग बोलते हैं आपने सियासत छोड़ दी, तो मैं पूछता हूँ सियासत हो कौन सी रही है? सियासत तो है ही नहीं इस वक्त। ठीक, तो नो पॉलिटिक्स इस वक्त। और पॉलिटिक्स करनी है वापस? नहीं, मेरा कोई इरादा नहीं। अब आपका कोई इरादा नहीं है? नॉट इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापसी? नहीं, मेरा कोई पॉलिटिक्स करने का इरादा नहीं है, लेकिन मुझे किसी ने ये कहा कि और वो बात मेरे दिमाग में लगी कि बात तो ठीक कर रहे हैं। उन्होंने कहा यार आपने सियासत छोड़ दी है, आपने सियासत का तजुर्बा तो नहीं ख़त्म हुआ ना, आपकी जो सोच है वो तो नहीं ख़त्म हुई, तो कम से कम आप अपनी आवाज़ जो है, अपनी सोच जो है वो तो पहुँचाएँ। कोई को सुनता है या नहीं सुनता, तो उस हद तक मैं ज़रूर हिस्सा लेता हूँ। उसकी वजह से कुछ लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि शायद सियासत में कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, खुद ज़ाती तौर पे कोई इलेक्शन लड़ेंगे, कोई पार्टी का हिस्सा बनेंगे, नहीं। ठीक, तो इलेक्शन भी नहीं लड़ना, यानी अवामी खिदमत की जा सकती है। जी बिल्कुल, उसके लिए काम किया जा सकता है। तो ये बताइए, अब इस वक्त जो हालात हैं, आपसे अचानक दोबारा राब्ता करके और ये बात करने की ज़रूरत इसलिए महसूस की कि इन हालात में एक शोर मचा हुआ है। वो ये कि इमरान खान साहब बस जल्द बाहर आ रहे हैं, ये एक एक्सट्रीम है। और दूसरा एक्सट्रीम यह है कि इमरान खान साहब बाहर आ ही नहीं सकते। तो आप इनमें से ज़ाहिर है कि देखते तो हैं, और एक वाबस्तगी तो रही है और अभी भी है, मतलब इमरान खान साहब से पाकिस्तान से वाबस्तगी तो है। आपको ये हालात कैसे लगते हैं कि या तो इमरान खान जल्द वापस आ रहे हैं 1.5-2 महीने में, या वापस नहीं आ रहे? ये हालात कैसे लगते हैं? सही। जब वाबस्तगी की जो बात करें, कल ही मुझसे टेलीविज़न प्रोग्राम पे कोई एक जो एंकर थे, उन्होंने कहा कि आप तहरीक इंसाफ का हिस्सा तो नहीं है, चले कोई हमदर्दी भी किसी खास पार्टी के लिए नहीं है। मैंने कहा ये आपको किसने कह दिया? मेरी हमदर्दी 100% आज भी तहरीक इंसाफ के साथ है। मैं हिस्सा नहीं हूँ उसका, लेकिन हमदर्दी वहाँ पे ही है। मैं इन दोनों एक्सट्रीम्स के दरमियान में हूँ और काफ़ी अरसे से रहा हूँ। बाहर जाते हैं, लोग देखते हैं, सवाल पूछते हैं, तो ये सवाल तो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि जी खान साहब कब आएंगे वापस। फौरी तौर पर इम्कान नहीं लग रहा था, बहुत अरसे से नहीं लग रहा था। आज भी अगर कोई कहे कि बस फौरी तौर पे कुछ होने वाला है, तो शायद नहीं होगा। हाँ, कुछ रिसेंटली कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिसकी वजह से लगता है कि शायद करीब आ रहा है वो वक्त कि जिस वक्त वो बाहर आए, लेकिन कहना मुमकिन नहीं है। लेकिन देखें, जिस शख्स के साथ पाकिस्तान की अक्सरियत खड़ी हुई हो, जिस सियासतदान के साथ, कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि बस अब तो ये ख़त्म हो गए। तो किसी ना किसी वक्त ये होना है, उन्होंने वापस आना है। मेरी अपनी ज़ाती राय ये हो सकता है वो ज़ाती राय गलत है, मेरी ज़ाती राय ये है कि कभी ना कभी जो दो बड़ी कुव्वतें जिन्होंने अपनी ताकत का मुजाहरा किया पिछले 2 साल, वो कौन है? इमरान खान ने अपनी अवामी ताकत का मुजाहरा किया। किसी को तो कोई शक नहीं रह गया ना कि अवाम की ताकत उनके साथ है। इसी तरीके से जो इस्टेब्लिशमेंट है उसने अपनी सिस्टम के ऊपर गिरफ्त जो है उसका मुजाहरा किया। तो अब दोनों अपनी ताकत का मुजाहरा कर चुके हैं। मेरे ख्याल में कोई ना कोई वक्त ज़रूर आएगा जब दोनों ये बड़ी ताकतें जो हैं वो फैसला करेंगी कि अच्छा चले, फिर आपस में बैठ के कोई फैसला करके जिसमें कोई बुनियादी उसूल जो हैं उनका ज़िया ना हो। ऐसा ना हो कि आपको लगे कि अच्छा ये तो जिन उसूलों पे खड़े थे वो उसूल ही ख़त्म हो गए। वो किए बगैर कोई ना कोई रास्ता मेरे ख्याल में निकलेगा। कब निकलेगा ये मुझे नहीं पता। ठीक, इस वक्त जो हालात हैं इस मुल्क में, हुकूमत जाहिर है कि वो कहते हैं ना ये हाइब्रिड प्लस सिस्टम है, लेकिन क्या इस मुल्क में हुकूमत इस हुकूमत की है, नून लीग की, पीपल्स पार्टी की मुश्तरका हुकूमत है, या ये फिर इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है? नहीं, अच्छी बात यह है कि ये तो वो खुद भी दावा नहीं करते। ठीक है ना। देखिए, पाकिस्तान कौन, इस्टेब्लिशमेंट नहीं या हुकूमत? हुकूमत भी दावा नहीं करती कि हमारी हुकूमत है।
ख़ास तौर पे अगर आप ऑफ एयर उनसे बात करें तो कोई उनमें से ऐसा नहीं है जिसको कोई गलत फहमी है कि उनकी हुकूमत है। देखिए इस्टेब्लिशमेंट नहीं, जो आपने जुमला कहा ना, उनकी हुकूमत है, और फिर तो वो कहते हैं उनकी हुकूमत है। हाँ वही ना, मतलब उनके ऐसा नहीं है कि वो अब 1 साल गुजरने के बाद उनको गलत फहमी होनी शुरू हो गई हो कि हमारी हुकूमत है। उनको कोई गलत फहमी नहीं है, टीवी पे आके माने या ना माने, उनको कोई, उनके जहन में कोई गलत फहमी नहीं है। देखिए फौज का सियासत के अंदर अमल दखल बहुत पुराना है, और सच्ची बात यह कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत के वक्त भी था, ठीक है ना। कोविड हुआ तो आपकी एनसीओसी बन गई, वहाँ पे पूरा फौजी दस्ता बैठा हुआ है। लोकस्ट का जिस वक्त अटैक का खदशा था तो लोकस्ट कंट्रोल अथॉरिटी जो बनी, फिर वो उसमें फ़ौज उसके अंदर शामिल थी। एक तो मैं उस वक्त काबीना में नहीं था, लेकिन एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, मईशत की तरक्की के लिए एक काउंसिल बनाई गई। उस काउंसिल में नोटिफाइड आर्मी चीफ उसके मेंबर थे। सही, इमरान खान वजीर आजम ने वो नोटिफिकेशन जारी किया। तो आई गेस एक तरीके से अगर आप देखें, वो नोटिफिकेशन देखें और एनसीओसी देखें ना, तो SIFC उन दोनों का मिलकर कॉम्बिनेशन जो है बना है। सो वो हिस्सा पहले भी था, लेकिन इतनी कमज़ोर सियासी हुकूमत, इतनी कमज़ोर सूरत हाल मेरे ख्याल में पहले कभी भी नहीं गुजरी, सिवाय आप कहें कि वो नॉन पार्टी बेसिस के ऊपर। जो उस वक्त भी आप जुनेजो साहब, आप तो जवान हैं तो आपको शायद वो वक्त नहीं याद होगा, लेकिन मोहम्मद खान जुनेजो जो एक नॉन पार्टी इलेक्शन के ज़रिए वज़ीर आज़म बने हुए थे, और ज़ाहिर है ज़िया-उल-हक की मर्ज़ी के बगैर वो वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर नहीं रह सकते थे। मेरे ख्याल में उन्होंने ज़्यादा इंडिपेंडेंस दिखाई और उन्होंने ज़्यादा आज़ादाना फैसले किए, ख़ास तौर पे अफगानिस्तान की जो सेटलमेंट उस वक्त हो रही थी। कोई कहता है कि जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब कहते हैं ना, सरमायाकारी जनरल आसिम मुनीर का शुक्रिया, सिफारतकारी जनरल आसिम मुनीर का शुक्रिया, बिजली की कीमतें कम करने का जो 7 रुपए था, उन्होंने कहा जनरल आसिम मुनीर का शुक्रिया। मैंने कहा वो किसी मौलवी ने गलत गा दिया था, जनरल आसिम मुनीर मेरी जिंद मेरी जान, इनको गाना चाहिए था, क्योंकि तो गाते भी बड़ा अच्छा, वो बड़े उनको शौक है गाने का, तो मैंने कहा इनको गाना चाहिए, तो उन्होंने गलत गाया था। लेकिन ये जिस तरह से चल रहा है, हमारा ये ख्याल था कि हमारे यहाँ तो चल रहा है, दुनिया में कहीं इसकी एक्सेप्टेंस नहीं होगी। अभी ये अमेरिकन आए तो हमें तो एक्सेप्टेंस प्लस नजर आई उसमें। ये जाके जिस तरह से जैक बर्गमैन, जोनाथन जैक्सन और वो टॉम स्वाजी वगैरह, जिस तरह से ये मिले और चीज़ें आई, और वो उन्होंने जाके एक यादगारी चीज़ उनको पेश की, वो शील्ड थी या कुछ और था, तो वो भी पेश की। तो मुझे तो लगा एक्सेप्टेंस प्लस है, जिस तरह हाइब्रिड प्लस होता है। अच्छा, आज ही सुबह दोस्तों के ग्रुप के ऊपर ये बात हो रही थी। एक मेरे दोस्त ने लिखा कि अमेरिका जो है वो तो फैसले वही कर रहा है जो अमेरिका के इंटरेस्ट के अंदर में है, और उनके लिए ये हाइब्रिड निज़ाम जो है वो बेहतर लगता है, तो इसलिए वही नहीं कर रहे। तो मैंने कहा माजरत के साथ, जब हम आपको चंद महीने पहले यही कहते थे तो आप उस वक्त मान नहीं रहे थे। देखें, पाकिस्तान को फैसले जो हैं एक बैनुल अक़वामी जो मामलात हैं उसके अंदर किसको जहन में रख के करने चाहिए, कि पाकिस्तान की अवाम की बेहतरी किस फैसले के अंदर है, या पाकिस्तान को फैसले इस बुनियाद पे करने चाहिए कि अमेरिका की अवाम की बेहतरी में क्या है। कोई भी ज़ी-शोर मुल्क होगा, उसकी फॉरेन पॉलिसी जो है उसकी बुनियाद ये होगी कि उस मुल्क की बेहतरी किस में है। वो बिल्कुल ठीक है, अमेरिका से आपको जमहूरियत का दर्स भी मिल जाएगा, वो ह्यूमन राइट्स के ऊपर लंबे लंबे लेक्चर भी मिल जाएंगे, लेकिन हमें पता है कि अमेरिका इस सारी पोजीशन को रखते हुए, और ये कोई नई पोजीशन नहीं है, उनकी तो बहुत पुरानी पोजीशन है ना, कि ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी, और ये वो बादशाहों के साथ भी बहुत अच्छे उनके ताल्लुकात रहे हैं, उनकी डिक्टेटरशिप्स के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, और मेरे ख्याल में आप उन पे तनकीद भी नहीं कर सकते, क्योंकि बतौर एक पाकिस्तानी मैं ये चाहूँगा कि जो भी पाकिस्तान में हुक्मरानी कर रहा है वो फैसले करे जो पाकिस्तान की अवाम की बेहतरी के लिए है। तो अगर वो यही काम कर रहे हैं तो उस पर आपको क्या एतराज़ हो सकता है। हम कुछ सादा ज़्यादा हैं, हम शायद उम्मीद ज़्यादा लगा लेते हैं, मुझे नहीं पता। हो सकता है कि कोई ठोस बुनियाद हो, क्योंकि मुझे तो नहीं पता अमेरिका में हम जो लोग जो है वो क्या एफर्ट कर रहे थे, क्या मेहनत हो रही थी। हो सकता है उसकी कोई ठोस बुनियाद हो सकता है कि पहले कोई वादे किए गए हों जो अब पूरे ना हुए हो सकता है अगले महीने कोई चीज़ आ जाए जो अभी तक हमारे सामने नहीं है। लेकिन उमूमी तौर पे अमेरिका की तारीख को देखते हुए मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाना जो है
वो कोई खास, क्योंकि देखें बड़ी इंटरेस्टिंग, मैं आपको कंपैरिजन देता हूँ। मैं अमेरिका के बारे में भी वही बात करता हूँ, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में मैं जो मौलाना फजलुर रहमान के बारे में कहता हूँ और वो क्या मुश्तरक बात है। देखिए, तहरीके इंसाफ की लीडरशिप को डोनाल्ड ट्रंप के सामने भी और मौलाना फजलुर रहमान के सामने भी कोई ऐसी ठोस चीज रखनी होगी कि देखें, हमारी वजह से नहीं, जमहूरियत की वजह से नहीं, इंसानी हकूक की वजह से नहीं, ये आपके मुफाद में है कि आप हमारे साथ खड़े हो, फिर वो जरूर खड़े होंगे। तो जिस तरीके से मुझे अभी तक वहां पे नहीं नजर आया कि डोनाल्ड ट्रंप को हम क्या ऑफर कर रहे हैं जो उनके इस वक्त के पाकिस्तान की जो इस वक्त रिजीम है उससे कोई बेहतर चीज हम ऑफर कर रहे हो, इसी तरीके से मुझे ये भी नहीं अभी तक समझ में आया कि हम मौलाना फजलुर रहमान को क्या ऑफर कर रहे हैं जो उनको इस वक्त यहां से नहीं मिल सकती। अच्छा, एक और चीज है ना, डिक्टेटर मुशर्रफ का अमेरिका ने साथ दिया, बहुत अच्छे ताल्लुकात, डॉलर वगैरह आ जाना, सब कुछ हो गया, लेकिन नवाज शरीफ के लिए वहां से काम हुआ, बिल क्लिंटन ने काम किया, तो ये भी मुमकिन है कि हमारी इस रिजीम का साथ दे दिया जाए लेकिन इमरान खान के हक में काम हो जाए जैसे पहले हुआ था। ये पॉसिबिलिटी जी बिल्कुल हो सकता है। मैं वही बोल रहा हूँ, कोई इंटरेस्ट वहां पे नजर आना शुरू होगा। देखिए उस वक्त हुआ क्या, ये बिल्कुल शुरू के दिनों की बात है जिस वक्त अमेरिका ने वो सपोर्ट की। उसका बैकग्राउंड क्या था? उसका बैकग्राउंड ये था कि उससे 1 साल पहले कारगिल हुआ था। जनरल मुशर्रफ उमूमी तौर पर यह समझा जाता था कि उसके आर्किटेक्ट थे। अब आपका इंडिया का इन्फ्लुएंस आपको पता है अमेरिका के अंदर तो बिल्कुल ही खुल के सामने आ गया। उस वक्त भी जो अमेरिका के अंदर इंडिया का इन्फ्लुएंस था, सो जनरल मुशर्रफ की वहाँ पर जो इमरजेंस थी पाकिस्तान के अंदर, और ये किस वक्त हो रहा था, ये कारगिल कब हुआ? जब उससे चंद माह पहले इंडिया के वजीर आजम वाजपेयी साहब जो हैं वो मीनारे पाकिस्तान पे खड़े होकर पाकिस्तान की हकीकत को तस्लीम कर रहे थे। बहुत बड़ी अचीवमेंट, मेरे ख्याल में अपनी नवाज शरीफ की पूरी सियासी करियर की सबसे बड़ी अचीवमेंट वो थी, और उसके बाद ये हो गया। सो एक तो वहीं से आपको लग रहा है कि आप जो है एक ऐसे लीडर के सामने इमर्ज कर रहा है जो खतरा हो सकता है रीजन के अंदर अमेरिकन इंटरेस्ट को। दूसरा, उससे कुछ साल पहले, 1.5 साल पहले आपने एटमी धमाके किए हुए थे, वो भी नई नई चीज थी। तो उस वक्त की बिल्कुल एक मुख्तलिफ सूरत हाल थी। और इसी तरीके से, और दोनों ये क्या चीज थी, इसमें नवाज शरीफ अच्छा आदमी है बुरा आदमी है कहीं नहीं बीच में है ना। तो इसी तरीके से अभी भी बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हमें वो समझना पड़ेगा कि वो क्या चीज है जिसकी वजह से अमेरिका के मुफाद के अंदर ये है कि यहाँ पर ये मदद की जाए। अब ये कहा जाता है ना कि नवाज शरीफ अच्छा आदमी है बुरा आदमी है, वहाँ उनके लिए कुछ नहीं था, यहाँ तो ट्रंप के लिए है। वो कहता है अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, और इमरान खान तारीफ वगैरह सब कुछ, उसके बावजूद भी नहीं। ये भी मैंने लोगों को समझाया, भाई ट्रंप ने कभी जिंदगी में किसी के साथ वफा नहीं की, उसने अपनी बीवियों के साथ वफा नहीं की। तो यार हम तो 10,000 मील दूर बैठे में, इमरान खान के साथ उसकी एक मुलाकात हुई है, तो ऐसा नहीं है कि बचपन के कोई लंगोटिए दोस्त हैं। ट्रंप को क्या कहते हैं? ट्रंप की जब तज्जिया किया जाता है तो ये कहा जाता है वो ट्रांजैक्शनल आदमी है, यानी अगली उसको कोई अपनी मुफाद की चीज़ नज़र आएगी तो वो आपके साथ रहेगा, अगर नहीं है तो आपके साथ पहले कितना भी चला हो तो आपको बस के नीचे फेंक देगा। आप ट्रंप की पहली टर्म देखें और वो लोग देखें जिनको ट्रंप ने खुद अपॉइंट किया। कोई रिश्ता होगा, कोई ट्रस्ट होगा, इसलिए उनको अपनी काबीना के अंदर लिया ना, इंपॉर्टेंट ओहदों के ऊपर लगाया। आप जरा लाइन से उठा के देंगे, उसमें से आधे लोग ऐसे हैं जिनके सख्त खिलाफ हुआ ट्रंप। अभी अब उनमें से कुछ लोगों के खिलाफ अब सदर बनने के बाद जो है वो केसेस दायर करने की कोशिश कर रहा है। सो ट्रंप ट्रांजैक्शनल आदमी है। फिर वही बात है, आप मुझे ट्रांजैक्शन बताएं, तारिक मतीन साहब मुझे बताएंगे यार ये ट्रांजैक्शन है, इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप का इमरान खान के साथ को सपोर्ट करना या पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम को, चले इमरान खान छोड़ दें, पाकिस्तान में एक जमहूरी निज़ाम को सपोर्ट पास्ट या प्रोबेबल, हाँ पास्ट या प्रोबेबल ट्रांजैक्शन, तो वो जो है वो अगर ऐसी कोई चीज नजर आ जाएगी तो बिल्कुल हो सकता है। कोई नामुमकिन नहीं है, कोई उनका कोई अभी जो रिजीम है उसके साथ भी कोई इश्यू नहीं है उनका। ठीक, अब मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब, ये जो फिर बात होती है कि बाहर आने वाले हैं, बाहर कैसे आएंगे? क्योंकि अदालत तो 26वीं आईनी तरमीम के बाद अब केसेस लगना भी मुश्किल हो गया है, तो बाहर जाहिर है कि जब
ताकत अप्लाई की जाती है, सड़क पे अपनी फोर्स दिखाई जाती है, तो मकसद होता है कि बैठो, आओ हमसे बात करो, तो बात ही करनी पड़ेगी किसी न किसी जगह जाके। देखिए तारिक मुतीन साहब, यही तो मेरा इख्तलाफ का पहलू रहा है ना, और मैं 2 साल से ज़्यादा हो गया यही मैं बात कर रहा हूँ। और एक तज्जिया है, मैं आज आपके प्रोग्राम पे कुछ बताऊंगा जो मैंने अभी तक पब्लिकली नहीं, एटलीस्ट मेरे ख्याल में मैंने पब्लिकली नहीं बात की भी उसकी। तो या तो आप अवाम की ताकत से निज़ाम उलटना चाहते हैं, आप इमाम khomeini वाले मॉडल में यकीन रखते हैं और आपने आके पूरा निज़ाम उलट देना है, तो वो जो लाखों लोग आएंगे डी चौक पे, वो लाखों लोग जाके सुप्रीम कोर्ट भी कब्जा कर लेंगे, वो पार्लियामान पर भी कब्जा कर लेंगे, वो प्रेसिडेंट हाउस, प्राइम मिनिस्टर हाउस, फिर जमहूरियत नहीं है, बांग्लादेश हो जाएगा। फिर एक अवामी काउंसिल है जो फैसले करेगी कि मुल्क के अंदर और जमहूरियत पे वो वापस भी जाना है, तो फिर वो फैसले करके करेंगे। वो एक इस निज़ाम के अंदर उसका हल नहीं। तहरीक इंसाफ ने कभी भी ये नहीं कहा, आज भी ये नहीं कहती, 26 नवंबर को भी ये नहीं कह रही थी। सही। तो अगर आपने ये नहीं करना चाहे, मैं यही सवाल जो है 2014 के धरने में पूछा करता था कि अच्छा ठीक है, हम लाखों लोग ले आए, अब क्या होगा? क्या नवाज शरीफ वहां से देखेंगे, उस वक्त वो वज़ीर आज़म थे, वो पर्दा हटा के देखेंगे प्राइम मिनिस्टर से, यार इतने लोग बाहर बैठे हैं यार, बड़ी गर्मी है, तो चलो यार मैं इस्तीफा दे देता हूँ? ये तो नहीं होगा ना। तो वो क्या चीज़ है, और वो चीज़ हो नहीं सकती जब तक बैठ के कोई मुज़ाकरात ना हो। और वही हुआ कि जिस वक्त हम इस्लामाबाद पहुंचे उस धरने के लिए, तो उस पहला काम हमने ये किया, मैरियट होटल में बैठ के हुकूमत के वफ्द के साथ, तहरीक इंसाफ के वफ्द की मुज़ाकरात शुरू हो गई। वो फिर टूट गई जिस वक्त हमला हुआ, फिर दोबारा मुज़ाकरात शुरू हुई और आखिरकार वो एक मुआहदे के ऊपर दस्तखत किए गए। तो अभी भी ऐसा ही है, जो 24 नवंबर को तारीख बेतहाशा लोग, बेतहाशा लोगों की सोच से मिनिमम एस्टिमेट सवा का था। जिस तरह 8 फरवरी को लोगों की सोच से ज्यादा लोगों ने निकल के वोट दिया ना, इसी तरीके से 24 नवंबर को बेतहाशा लोग निकले थे। मुझे जो कमजोरी नजर आती थी स्ट्रैटेजी के अंदर, अच्छा ये लोग आ गए, अब इस लोगों की ताकत को आपने उस माहिदे में कैसे बदलना है, किसके साथ बैठ के मुज़ाकरात करने, क्या चीज मांगनी और क्या नहीं मांगनी। खैर वो कहना उनका ये है कि आइडिया तो ये था कि संजानी पे बैठेंगे, मुज़ाकरात शुरू होंगे, और वो कहते हैं कि इमरान खान ने इजाज़त भी दे दी थी, फिर उसके बाद वो फैसला बदल गया। एक और बात, अच्छा लेकिन देखिए, आपको मैं 24 पे पहले बात करूं, 24 के हवाले से तो जो हमें साफ नजर आया सामने कि कोई स्ट्रेटजी अगर थी तो उस पर अमल दरामद, उस रोज वो लोग जो कंटेनर, लाउड स्पीकर और आवाम से कम्युनिकेशन के मीन्स को कंट्रोल कर रहे थे, उन्होंने कहा इस स्ट्रेटजी पर अमल नहीं करना। आप 1.25 लाख के करीब बंदा लेकर उस जगह पहुंच चुके, अब 1:15 बजे के आसपास का वक्त है, 1 बजे के आसपास का, और उनमें सबसे बड़ी तादाद खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की है। आप वहां पहुंचने के बाद कंटेनर से ऐलान करते हम आ गए, कामयाबी है हमारी कि हम आ गए, बैठ जाओ। बैठ जाने के बाद वहां से एक तिलावत करते, एक इवेंट बनाते, उसे अपने मुतालबात सामने रखते कि आओ अब आवाम की ताकत आ गई, इससे बात करो। पहला आपकी 1:30 बजे का वक्त होता, नमाज होती, उसके बाद तकारीर होती, इंगेज तो करते। अब वो लोग घूम रहे थे कि यार ओके व्हाट इज नेक्स्ट, कोई अनाउंसमेंट नहीं, कुछ नहीं, स्पीकर का यूज बंद, कंटेनर का यूज बंद। और अलीमा आपा कहने लगी कि हम तो खुद मांग रहे थे कि माइक खोलो, कम्युनिकेट करो। लोग अब डिस्पर्स होकर गलियों में यहां वहां सामने पार्लियामेंट की तरफ जाना शुरू हो गए। वो जो धक्का देने का सीन हुआ कंटेनर के ऊपर से, या अनीस सत्ती को गोली लगी, बाकी लोगों को गोलियां लगना शुरू हुई, लोग अब चल फिर रहे थे। इनको बिठाना था, इनको ऑर्गेनाइज करना था, कंटेनर का यूज करना था, उस साउंड सिस्टम का जिसको आप लेकर आए थे यूज करना था, वहां लाके लोगों को छोड़ दिया गया था। तो मुझे लगता है जो भी स्ट्रेटेजी थी, फैसला ये हुआ कि अब इस पे अमल नहीं करना। अच्छा आप बात करें 26 की, ये 24 नहीं है, हाँ, ये 26 है, ये तीसरा दिन है। जो पहली स्ट्रेटेजी जो थी ना, जो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप हमें बताती है, वो ये थी कि ये लोग आएंगे, संजानी पे रुकेंगे, और संजानी पे एक अवाम की बड़ी ताकत होगी, और उसकी बुनियाद के ऊपर फिर जो है मुज़ाकरात किए जाएंगे। सही। तो वो जो, और वो उनका कहना ये है कि इमरान खान से बराह रास्त हमने इसकी इजाज़त ली, उन्होंने कहा ये ठीक है, ये कर दो 4-5 दिन के। वो कहते हैं कि उन्होंने बताया कि कौन सी जगह है, उन्होंने तो खान साहब ने कहा कि हाँ इसका मतलब तो यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा से लोग आते, आसानी से आते रहेंगे, तो इधर 4-5 दिन बैठो, मुज़ाकरात करो।
ये तक बात होगी कि वो एक मैसेज रिकॉर्ड करेंगे और वो मैसेज जो है वो प्ले किया जाएगा, फिर खान साहब ने वो मतलब मैं तो सब बात कर रहा हूँ कि जो उन्होंने मुझे बताया लीडरशिप ने कि वो खान साहब ने कहा कि अच्छा नहीं मैं सुबह रिकॉर्ड करवाऊंगा, और वो रह गया और संज्ञानी में नहीं रुके, आगे आ गए। तो वो शायद आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि जिस वक्त वो डी चौक पहुंच गए तो अब वो जिनके कंट्रोल में माइक और वो कंटेनर था वो तो डी चौक के आने के हक में नहीं थे। तो शायद फिर इसी वजह से फिर वो आपने देखा जो अफरा तफरी नज़र आई, और बेचारे कारकुनान जो हैं, और ये भी पाकिस्तान की तारीख का इतना बड़ा अलमिया कि पाकिस्तान की पार्लियामान, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से मुश्किल से 1 किलोमीटर का फासला होगा, और वहाँ पे पाकिस्तानियों को खून बहा। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है ना, देखिए ना, सिर्फ ये कितने और किसने चलाई गोली, लेकिन पाकिस्तानियों का खून बहा, इसमें तो कोई शक नहीं है। उसमें भी मैस किया गया ना, 278 का नंबर, मतलब हमारे 200 से ज्यादा लोग शहीद कर दिए गए, ये भी एक स्टेटमेंट हो सकता था। जब आप कहते हैं 278 का नंबर, तो इसका मतलब है आपने बॉडी काउंट कर लिया है। 278 का नंबर दे दिया, 200 का नंबर दे दिया, सैकड़ों का नंबर दे दिया, फिर पता चला कि ये 14 लोग थे। तो ये तो मैस था। लेकिन वो भी एक जो वो बहस इस तरफ चली गई तो ऐसे लगता था कि अगर 14 हो तो ठीक है, हाँ, और 200 से ज्यादा हो तो खराब है। यार अगर एक भी है, और मैं फिर वही बोल रहा हूँ, आप जगह देखें कौन सी जगह है। ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में पहले भी गोली चली हुई है, और पीएनए की मूवमेंट के अंदर लाहौर में कौन सी मस्जिद है उसके पास जो है वो गोली चली, माल रोड के ऊपर, नीला गुंबद के पास। लेकिन ये पार्लियामान, सुप्रीम कोर्ट, वजीर आजम हाउस, प्रेसिडेंट हाउस, मेरे ख्याल में तो उसके बाद जो है पूरे मुल्क को, तमाम जो लीडरशिप है, ऑपोजिशन में हो या हुकूमत में हो, उनको बैठ के सोचना चाहिए था कि मुल्क किधर जा रहा है। नहीं, मैं तो इस सिचुएशन पे बहुत से लोगों से पूछा कि हैड यू बीन द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और ये हो जाता, क्या करते आप अगर होते? आप अगर हाइपोथेटिकल चीफ जस्टिस 26वीं तरमीम से पहले या बाद में? नहीं, 26 नवंबर के मसाकर पे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस 26वीं तरमीम से पहले या बाद? दोनों सूरतों में। देखिए इस वक्त तो जो हमने कहा ना, निज़ाम नहीं है ना इस वक्त। ये नहीं कि निज़ाम अच्छा चल रहा है, वो निज़ाम ही नहीं है इस वक्त, ये सूरत हाल है। अब चीफ जस्टिस एक घोड़े पे सवारी करते हैं जिसका नाम जस्टिस है, हमें ये पता चलता है, और ये हकीकतन उनके हॉर्स का नाम जस्टिस है। अब मुझे ये बताएं, 24 नवंबर रिपीट हो सकता है? उतनी बड़ी तादाद में लोग आ सकते हैं? मुझे मोबिलाइजेशन देख के लगता है हाँ, हो सकता है। देखें, एक लिहाज से आपको लगेगा कि शायद मुमकिन नहीं है। आप तहरीक इंसाफ के वर्कर्स वगैरह से बात करें ना, तो उनको पहली दफ़ा ये एहसास हुआ है कि यार गोली भी चल सकती है, ठीक है ना। तो वो एक हद तक एक खौफ है वहाँ पर। लेकिन देखें, जब मुल्क के अंदर गुस्सा हो और वो अवाम के अंदर भरा हुआ हो सकता है तहरीक इंसाफ ना निकाल सके लोगों को, और वो ज्यादा खतरनाक दिन होगा पाकिस्तान। मैं यही कहना चाह रहा था। वो फिर वो लोग निकालेंगे जो जमहूरियत में नहीं यकीन रखते, जो आइन कानून में नहीं यकीन रखते, और यही नहीं, वो तो रोकेंगे। जो असल चीज है पाकिस्तान की इस वक्त, जो लीडरशिप है उसके सोचने की है, मसला इमरान खान और तहरीक इंसाफ का नहीं है। जो इस वक्त पाकिस्तान में अवाम, ख़ास तौर पे नौजवानों के अंदर जो इस वक्त सोच है, जो उनकी कैफियत है, ये ख़तरा है माशरे के लिए। उससे डील आपने करना है, चाहे आपको तहरीक इंसाफ पसंद है, नहीं है, इमरान खान पसंद है या नहीं है। अगर आप इस सूरत हाल को छोड़ देंगे, अल्लाह मालिक है, अल्लाह बेहतरी करेगा तो नहीं होगा कोई, लेकिन इससे बहुत बड़ा सानिया भी हो सकता है। सही। अब इमरान खान बाहर कैसे आएंगे? क्योंकि इमरान खान बाहर आएंगे तो फिर इसका मतलब है कि यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा, वर्कर्स, फिर वो ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, आ जाएंगे। इमरान खान बाहर कैसे आएंगे? अदालत से बाहर आएंगे, आर्मी चीफ से बात करके बाहर आएंगे, इमरान खान हुकूमत से बात करके बाहर आएंगे, या अमेरिका से कॉल आएगी बाहर आएंगे? अच्छा, मेरी ज़ाती राय जो है वो शुरू से एक ही है। पहले बहुत सारे लोगों को उम्मीद थी अदालती निज़ाम से, मेरे ख्याल में शायद होनी भी चाहिए। अब तकरीबन सब लोग जो हैं वो इस नतीजे पे पहुंच गए कि अदालतों से ये फैसला नहीं आने वाला। डोनाल्ड ट्रंप की कॉल की बहुत इंतज़ार था, और रिचर्ड ग्रेनल ने ट्वीटें करके जो है वो उसको माहौल बना दिया, उम्मीद को बढ़ा दिया था। आहिस्ता आहिस्ता वो उम्मीद भी ख़त्म होती जा रही है। जैसे आपने कहा कि ये जो वफ्त अभी आया, और ये याद करें, ये वो बर्गमन
वो हैं जो अभी आरिफ अलवी वगैरह से भी मिले और जो बड़ी खुल के बात करते रहे थे, और उन्होंने यहाँ पे आके क्या बयान दिए वो भी हमें पता है। सो वो उम्मीद भी जो है वो कम होती जा रही है। सो मेरी तो पहले दिन से ये मानना था जो मैंने अब कहा, और अब मैं कह रहा हूँ कि चलो, पहले मुझे नज़र आता था कि दोनों साइड्स के अंदर एक ताकत है जो किसी और के पास नहीं है, सलाहियत है जो किसी और के पास नहीं है। वो दो ताकतें अब मान जाएं एक दूसरे की ताकत, और कोई ना कोई इसका बैठ के हल निकालना होगा। और हल जाहिर है, जब मैं ये बोलता हूँ ना, तो हल जो भी निकलेगा वो आइन और कानून के अंदर रहते हुए निकलेगा। अगर तहरीक इंसाफ का मानना ये है कि हमारा जो बयानिया है उस बयानिए में कोई फ़र्क ना आए, बशमूल जो इनफरादी लोगों का नाम लेके हम कह रहे हैं वो भी ना रुके, और ये मामला जो है मुज़ाकरात से हल हो जाए, तो नहीं होगा, कोई किसी सूरत नहीं होगा। इसी तरीके से जो दूसरी साइड है, वो जो मैं फार्मूले सुनता हूँ कि जी इमरान खान जो हैं वो बनीगाला चले जाएं, वो खैबर पख्तूनख्वा चले जाएं और वो 3 साल चुप करके बैठे रहें, ये नहीं होने। इमरान खान तो चुप नहीं, ये नहीं होने वाला ना। ये इमरान खान जो है उससे बेहतर वो जेल में बैठे रहेंगे। अगर आप मुझे ये बोले, मैं बहुत मुज़ाकरात में यकीन रखता हूँ ना, मैं चाहता हूँ कि अफ़ाम व तफ़हीम से मामला हल हो। आप मुझे ये कहें कि असद तुम जाओ और ये खान साहब तक ये पैगाम पहुँचा दो, मैं तो नहीं जाऊँगा। उसकी मन तक ही नहीं समझ में आती कि मैं कैसे जाके उनको ये बोलूं कि आप अपनी सियासत खत्म कर लें, उसे वैसे ही ना रिटायरमेंट ले लें, फिर 3 साल की क्या ज़रूरत है। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह 72 साल के वैसे हैं फिट। जो हल निकलेगा वो हल निकलेगा जो बुनियादी लवाजमात है ना दोनों साइड्स की, उसको सामने रखते हुए हकीकत पसंद, दोनों साइड्स की हकीकत पसंदी की बुनियाद के ऊपर निकलेगा, और मेरे ख्याल में निकल सकता है। और गलतियां दोनों तरफ है। देखिए गलतियां इन द सेंस के अगर मामलात जो हैं वो यहाँ तक पहुँचे तो कुछ ना कुछ गलत फैसले तो हुए होंगे ना। ये कहना गलतियां दोनों तरफ हैं, जब आप कहते हैं ना, तो इसका मतलब कहते हैं आप बराबर बराबर के दोनों जिम्मेदार हैं। मैं वो आपको नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, और ये तो मेरी पब्लिक ओपिनियन है ना, मेरे ख्याल में हमें फैसले जो हैं वो मुख्तलिफ करने चाहिए। नहीं, यानी अगर बराबर बराबर के जिम्मेदार नहीं है तो आज हालात ख़राब हैं, इसका तो हम एतराफ़ करते हैं। हालात की ख़राबी का ज़्यादा जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एस्टैब्लिशमेंट है। देखिए, जो पाकिस्तान की इस वक्त सूरत हाल है, तहरीक इंसाफ को आप ये कह सकते हैं कि जो सूरत हाल पैदा हुई उसमें जो उन्होंने फ़ैसले किए, उन फैसलों की वजह से सूरत हाल जो है वो दुरुस्त नहीं हुई, उसका हल नहीं निकला। लेकिन ताकत उनके हाथ में तो नहीं थी ना। सो तहरीक इंसाफ जो है वो तो नहीं फैसले कर रही थी, वो इलेक्शन वो तो नहीं करा रहे थे, सिंबल वो तो नहीं छीन रहे थे, 26 तरमीम वो तो नहीं कर रहे थे। सो मेरे ख्याल में इस वक्त ये कहना कि तहरीक इंसाफ जिम्मेदार है इन सूरत हाल, ज्यादा जिम्मेदार है, ये मेरे ख्याल में बिल्कुल नाजायज होगा। और दूसरी साइड ज्यादा जिम्मेदार होगी, जाहिर है फिर दूसरी साइड ही ज्यादा होगी ना। लेकिन ये कहना कि तहरीक इंसाफ अगर बेहतर फैसले करती या मुख्तलिफ फैसले करती जिनको मैं बेहतर समझता हूँ, तो ये सूरत हाल ना होती, ना पार्टी के लिए होती, ना इमरान खान के लिए होती, ना पाकिस्तान के लिए होती। मेरा मानना ये है। अब ये जो होता है ना कि 9 मई कर दिया, मैं कहता हूँ भोंपू सहाफ़ी, तो जिस तरह लौंडे लपाड़े इस्तेमाल होते हैं ना, मैं इसलिए कहता हूँ ये भोंपू सहाफ़ी हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं जी 9 मई कर दिया, अब इसकी माफ़ी नहीं है। तो 9 मई से पहले जब इमरान खान पे गोली चली थी तो क्या 9 मई हो गया था? जब पाकिस्तान ज़िले शाह हुआ था तो क्या 9 मई हो गया था? जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले ज़मान पार्क के बाहर नहर वाली सड़क पे आते थे तो लाठी पड़ती थी, क्या 9 मई हो गया था? उसके बाद लोग उठाए जा रहे थे, घर तोड़े जा रहे थे। जब 25 मई हुआ था, उमर अयूब की पीठ हमें याद है, हमाद अजहर को शेल लगा याद है, यास्मीन राशिद की गाड़ी पे हमला हुआ, वकीलों की गाड़ी पे हमला हुआ, तो क्या 9 मई हो गया था? तो फैसला तो कहीं बहुत पहले हो चुका था, छटांगे नहीं। वो जो छटांगे नहीं था, दैट लेड टू ऑल ऑफ दिस। अच्छा, ये तो बाय द वे मैं तहरीक इंसाफ वालों को भी बोलता हूँ, वो जो बहुत बोलते हैं जी मुश्किलात जब आई 9 मई के बाद, फिर मैं उनको बोलता हूँ फिर आप नए आए हो सोने। 9 मई से पहले इमरान खान के ऊपर कातिलाना हमला हो चुका था। 9 मई से पहले हम लोगों के ऊपर दर्जनों केसेस बन चुके थे, हज़ारों लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी थी। ज़मान पाक ऑपरेशन, उसके बाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद, दोनों केसेस के अंदर हज़ारों लोगों की गिरफ्तारियां हो गई थी। हफ्ते में मेरे ख्याल में 2 या 3 दफ़ा हम लोग रात को भागते थे कि ज़मान पाक चलो जी फिर ऑपरेशन होने वाला है। हम सब वहाँ पे 3-3 बजे 4-4 बजे तक सुबह वहाँ पे बैठे हुए होते थे। ज़िले शाह की शहादत हो चुकी थी, बहुत कुछ हो चुका था उससे पहले, तो ये आप बात बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं।
लेकिन मेरे ख्याल में अब ये कहानी ख़त्म हो गई है ना। वो जो होता था ना, वो तहरीक इंसाफ की, अब तो तहरीक इंसाफ को मान लिया गया है ना। अब तो तहरीक इंसाफ के साथ हुकूमत मुज़ाकरात करने की भी बैठ गई। अब उनको कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग्स के अंदर भी बुलाया जाता है। उनके साथ उनकी जो हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा, उसको भी माना जाता है। तो मेरे ख्याल में कम से कम इतनी ये पेशरफ ज़रूर हुई है कि अब जो है ये कहानी ख़त्म हो गई कि ये तहरीक इंसाफ का तो मुस्तकबिल ही नहीं। और वो खबर चलती थी हर कुछ 6-8 हफ्ते के बाद कि तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगने जा रही और पता नहीं क्या हो जाएगा। तो वो शुक्र है कि एक अच्छी चीज़ हुई, कम से कम यहाँ से तो आगे बढ़े। सही। तो अब मुझे ये बताएं कि यहाँ से आगे इलेक्शन आपको होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ यह है कि जी 26, ये जो 25 ख़त्म होगा, 26 आएगा, बजट के बाद समवेयर अराउंड मिड ऑफ 26 इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे। आपको ऐसी कोई सिचुएशन नज़र आती है? मेरे ख्याल में वही जो हम मुज़ाकरात की, मैंने बिल्कुल शुरू में कहा था कि कुछ ऐसी बातें सुनने को मिल रही है कि शायद कोई हम उस वक्त के करीब पहुंच रहे हैं कि जहां कुछ न कुछ हो जाए। जब भी तारिक ये मामलात जो हैं, मुज़ाकरात जो हैं वहाँ तक पहुँचे, जब दोनों जो फरीक़ैन हैं उनकी बुनियादी शराइत को मानते हुए बीच में से कोई रास्ता निकाल लिया गया, तो मेरे ख्याल में एक इलेक्शन जो है वो अगली जो भी तारीख है उसकी 2029 बनती है, तो उससे पहले होंगे वो इलेक्शन जो है। जब भी वो मामलात हल होते हैं, वो इलेक्शन उसके 90 दिन बाद नहीं होगा मेरे ख्याल में। हो भी सकता है लेकिन मेरे ख्याल में नहीं होगा। उसका नतीजा यही निकलेगा कि वो इलेक्शन जो है वो 6 महीने बाद, वो 12 महीने बाद, वो 18 महीने बाद हो, लेकिन वो पूरी टर्म असेंबली की नहीं गुजरेगी। ओके, ठीक। अब वैसे भी आपको पता है कि पाकिस्तान में 75 साल से ज़्यादा हमारी तारीख में आज तक किसी वज़ीर आज़म ने अपना वक्त पूरा नहीं किया। नहीं, मौजूदा जो है उनके बारे में तो कहा जा रहा है ये पूरा करेंगे, उसके बाद नया लेंगे और वो भी पूरा करेंगे। ऐसे हमने और भी बहुत ऐसे लोग देखे हैं जो इसी उम्मीद में ज़िंदगी गुजार रहे थे। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, इस वक्त इस हुकूमत की आपको कोई क्रेडिबिलिटी नज़र आती है? जब आप, चूँकि अवाम में तो शायद बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हम ये जो था ना, जब अभी ऐलान हुआ 7 रुपये कमी, तो आपका उस कबील से ताल्लुक़ है, वो आ गए फलां चैम्बर्स के लोग के जी बहुत बड़ा ऐलान है, मईशत यहाँ से आगे जाएगी, देखिए क्या होगा। क्या उन लोगों में, कॉरपोरेट सेक्टर में, इंडस्ट्रियलिस्ट, ये तमाम लोग, स्टॉक वाले, बाकी लोग, इनमें कहीं इस हुकूमत की क्रेडिबिलिटी है? अच्छा, दो मुख्तलिफ बातें। पहली बात तो अगर अवाम में नहीं जाते, मैं तो क्योंकि मुझे ये मुकदमों के लिए ट्रैवल करना पड़ता है, तो अवाम में तो मैं मुस्तकिल जा रहा होता हूँ। और अभी मैं और मेरी बीवी जो है, हमारा दुनिया की पसंदीदा जगह जो है वो गिलगित बल्तिस्तान है। तो हम वैसे भी, मैं तो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे हूँ। ये तरीके साहब की सारी लीडरशिप जो है घूमती फिरती रहती है, बाहर हमारा नाम नहीं निकलता एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से। एनीवे, तो वो हमें वैसे भी वो ज़्यादा पसंद है, तो हम बार बार वहाँ पे जाते हैं। अभी भी ईद के बाद हम वहाँ पे गए हुए थे, सारे पाकिस्तान से लोग आ रहे होते हैं, तो बहुत मिलने को सुनने को मिलता है सारी जो फीडबैक है। और वो फीडबैक मैंने आपको बता दिया, हर एक का सवाल एक ही होता है, खान साहब कब बाहर आएंगे। अच्छा, क्रेडिबिलिटी की जहाँ तक बात है ना, देखिए 2 चीज़ों में आपको तफरीक करनी पड़ेगी। एक है क्रेडिबिलिटी, क्योंकि आपके पास वो मॉरल बेसिस नहीं, लेजिटिमेसी, आपकी लेजिटिमेसी नहीं। सारे पाकिस्तान को पता है, आपको भी पता है कि आप इलेक्शन जीत के नहीं आए। इनसे ज़्यादा तो मैं बार बार यही कहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इससे लेजिटिमेसी कहीं भी ज़्यादा है। मैं सिंध, कराची और हैदराबाद में कुछ सीटों में उन्होंने भी डंडी मारी हुई, पता नहीं क्यों की थी। वैसे ही उनकी सिंध में हुकूमत बन रही थी, लेकिन सिंध में इलेक्शन जीत के पीपल्स पार्टी आई है। सबको पता है ना, पंजाब में वो इलेक्शन जीते, ना पाकिस्तान में इलेक्शन जीते। पाकिस्तान में तो क्रेडिबिलिटी तो हो नहीं सकती ना। और क्योंकि ये बुनियाद इतनी कमज़ोर है, इसीलिए लोगों के दिमाग में यही शक रहता है, चाहे वो सरमायाकार हो, कारोबारी हो, कोई भी हो, ये पता नहीं 3 महीने बाद होंगे कि नहीं होंगे। एक तरीके इंसाफ, इमरान खान और फौज की एग्रीमेंट की मार है और ये हुकूमत खत्म हो जाएगी। ऐसे ही है ना, और किसी वक्त भी हो सकता है। जिस दिन इमरान खान का माइंड बदल गया या फौज का माइंड बदल गया। ये एग्रीमेंट इत्तेफाक वाला है, मुआहिदे वाला तो नहीं है। नहीं, अच्छा, मायदा ही होगा इन दी एंड। एक मैं बोलता हूँ खुदा, अगर आप चाहते हैं कि अच्छाई की तरफ हम ना जाएं,
तो आप कह दें कि डील हो रही है तो वो सब कहेंगे नहीं डील नहीं होनी, वो भाई मुआहदा होगा यार, उसका नाम खुदा अंग्रेजी नहीं उर्दू इस्तेमाल करें, मुआहदा ही होगा आखिरकार किसी न किसी तरीके से, मेरी तो उम्मीद है कि होगा। और जिसके बाद तो मेरा कहना ये है वो हो या ना हो, लेकिन हो तो सकता है ना। लोगों के दिमाग में ये, उनको तो नहीं पता कि क्या फैसले किए जाएंगे, और ये किसी दिन जिस दिन हो गया आपको पता है ये हुकूमत फारिग है, तो क्रेडिबिलिटी हो नहीं सकती इनकी। गवर्नेंस जितनी मर्जी अच्छी कर दे, फिर ये कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग, जो एक्सचेंजेस हैं उनके लोग, फेडरेशन ऑफ कॉमर्स एंड चैम्बर्स के लोग, ये क्यों कहते हैं आके कि जबरदस्त छा गई हुकूमत? तो वो और बेचारा क्या है, वो टीवी पे आके यही कहेगा। ये सब जो है वो मुझे मिलते हैं। मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार जो है पाकिस्तान में जो इस वक्त सोच है वो कितनी एक तरफ यकजा हुई है, उसकी मैं मिसाल देता हूँ। मैं हूँ जनाब सिंध क्लब का मेंबर, ठीक है ना। आपको पता है सिंध क्लब के अंदर जो है पाकिस्तान के या कम से कम कराची के अमीर तरीन लोग और सब किस बैकग्राउंड से आते हैं। सो मेंबरान सब वो हैं, लेकिन वहाँ पे वेटर्स भी हैं, वहाँ पे वो आपकी गाड़ी पार्क कराने के लिए लड़का जो है वो भी काम कर रहा है। जब मैं जाता हूँ वहाँ पे तो वो जो अरबपति हैं वो और वो जो वेटर है मुझे एक ही बात कर रहे होते हैं। उनको जैसे ही मैं नजर आता हूँ उनको तरीके इंसाफ नजर आ जाती है, तो वो मुझसे एक ही बात कर रही होती है। ये कंसेंसस है इस वक्त पाकिस्तान के किसी सूबे में चले जाएं, किसी मुआशरे के तबके के अंदर आप चले जाएं, आपको एक ही बात सुनने को मिलेगी। इसलिए मैं कहता हूं कि तारिक मतीन, आप मेरी बात याद रखें, पता नहीं कब होगा लेकिन ये होगा, कभी ना कभी जो है ये इस तरीके से नहीं चल सकेगा। ठीक। अच्छा, आपने कहा आप आवाम में जाते हैं, लोग पूछते हैं आपने, मतलब मैं तो ऐसे लोगों को देखा ना जो गुस्से का इजहार करते हैं, ये भी कहते हैं आपने इमरान खान को छोड़ के अच्छा नहीं किया, आपने धोखा दिया। अच्छा, मैं आपको बोलूँगा कि 1000 में से एक ये बात करता होगा, 999 जो हैं वो दो बातें करते हैं। या वो ये कहते हैं कि हमें पता है आप तहरीक इंसाफ ही, सही, और दूसरे कहते हैं सर वापस कब आ रहे हैं। ठीक। सो सुनने को ज़्यादा ये मिलता है। और बल्कि अभी जैसे मैं बता रहा था, मैं बीवी के साथ वहाँ पे था गिलगित बल्तिस्तान में, तो वो बीच में नाराज़ हो गई कि यार ये तुम्हें चलने नहीं देते हैं, हर थोड़ी देर बाद तुम्हारे साथ तस्वीर खिंचाने, तुम छुट्टी मनाने मेरे साथ आए, ये तो अभी तक सियासत कर रहे हैं। सियासत नहीं कर रहा है एक आदमी जो है, मैं कैसे उसको बोलूँ कि मैं नहीं कराऊँगा। तो ज़्यादातर जो ओवरवेलमिंगली जो लोग मिलते हैं उनकी उम्मीद अच्छाई की तरफ होती है। तो नहीं, आपने मुझे तो कहा कि अब मुश्किल है, वापसी नहीं हो पाएगी, आप लोगों को भी बता देते हैं कि वापसी नहीं होगी। जी, मैं सच बोलता हूँ, मैं इसीलिए टेलीविजन के ऊपर भी ये बोलता हूँ। कुछ हैं लोग जो मुझे बोलते हैं कि तुम दिल क्यों तोड़ते, दिल तोड़ने की बात है कि मैं सियासत नहीं करने की तैयार। आपने मुझसे पहले पूछा था कि मुल्क की बेहतरी के लिए को आप मुझे बताएं, मैं हमेशा मेरा एक ही जवाब होता है, यार खिदमत बताएं क्या करनी है। ठीक। जब आपने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया तो आपने ओहदा छोड़ा था, बुनियादी तौर पे पार्टी रुकनीयत नहीं छोड़ी थी, ये जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आपको किसी एस्टैब्लिशमेंट की शख्सियत ने डराया, धमकाया, फोन किया, कहीं ले जाके समझाया बुझाया, ये हुआ, या आपने किसी और बुनियाद पे फैसला किया? नहीं, क्या एस्टैब्लिशमेंट की शदीद ख्वाहिश थी कि मैं छोड़ूं? बिल्कुल थी। ओके, ठीक है ना, और उसका इजहार ये आप तक कन्वे हुई, वो इजहार मुझसे वो खुल के कर, ठीक है ना, एक से ज़्यादा दफ़ा कर चुके थे। लेकिन मैं बता चुका हूँ पहले भी, और कम से कम एक सहाफ़ी ऐसा है जिसको ये पता था और ऑन एयर वो कह भी चुके हैं, काशिफ अब्बासी, कि ये तो आप हमें, मुझे भी पहले बता चुके थे, यानी काशिफ को भी मैं पहले बता चुका था, मेरे कोई कॉलीग्स हैं कैबिनेट को, उनको 2021 में ये फैसला कर चुका था कि 2023 में, और उसकी बहुत सी वजूहत थी कि 2023 की जब पार्लियामेंट की टर्म ख़त्म होगी तो मैं उसके बाद जो है वो सियासत से रिटायर हो जाऊँगा। अच्छा, ये फैसला 2021 का जुलाई या अगस्त था, उसके अंदर मैंने कर दिया था। तब तो 9 मई या ये सब नहीं, कुछ भी नहीं हुआ था, हमारी हुकूमत थी उस वक्त, तो 1 पेज भी था उस वक्त, कुछ भी नहीं, उससे कोई ताल्लुक नहीं था। वो एक से ज़्यादा वजूहात थी, ज़्यादातर वो ज़ाती वजूहात थी। तारिक, मैं कोई नॉर्मल सियासत नहीं कर रहा था, ठीक है ना, वो आपको पता है, मैंने सब नौकरी छोड़ दी, ये वो एटसेट्रा, वो तो है पुरानी बात। मैं घर से 1000 किलोमीटर दूर रह रहा हूँ, मैं अकेला रहता हूँ वहाँ पे। ये लड़के दो मैं आपको सहाफ़ियों के नाम बताता हूँ, उमर जट और रिजवान गिलज़ाई। इन्होंने एक दफ़ा नया काम शुरू कर रहे थे अपना कोई सोशल मीडिया के ऊपर, तो उन्होंने आके वो मेरे साथ एक प्रोग्राम भी किया था, 3 का डेरा।
3 तो अब शुरू हुआ है ना, ये बिल्कुल जो शुरू में काम शुरू कर दे, उस वक्त मैं वजीर था। सही। तो इनसे जाके पूछे मैं कैसी जिंदगी गुजारता था। वो एक जाती तौर पे मुश्किल, सेहत मेरी खराब होती जा रही थी, जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही थी मुश्किल होता था। मैं खाना कैसे खाता था, यहाँ से कराची से खाना मैं साथ लेके जाता था, डब्बे फ्रीज करता था और उसके बाद गर्म करके मैं खुद खाता था, खुद ही प्लेटें धोई, खुद ही आराम से सो गए। सो आसान काम नहीं था। एक तो ये चीज़ थी। दूसरा कुछ सियासी वजूहत भी थी जो मैं ऑन एयर नहीं कहना चाहूँगा। वो अच्छा। तो खान साहब जब वापस आ जाएंगे, वजीर आजम बन जाएंगे दोबारा, तो उसके बाद दोबारा बनेंगे वजीर आजम? मेरे ख्याल में तो होना ही है। अच्छा, होना ही है। जैसे मैं कह रहा हूँ ना, मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं इमरान खान की और इस्टेब्लिशमेंट की अंडरस्टैंडिंग होनी है। मैं कन्विंस्ड हूँ इसमें, क्योंकि दोनों साइड को मुझे क्लियरली नजर आता है कि क्यों इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। दोनों का फायदा मुझे इसके अंदर नजर आता है। और जब वो हो जाएगी तो इस वक्त अगला इलेक्शन जो है, अगला वोट इमरान खान का है। उसके बाद वो अच्छी हुकूमत करे ना करे, वोट बैंक रहे ना रहे, हमेशा नहीं रहता। सियासतदान हमेशा मकबूल नहीं रहता। हाँ, लेकिन जब तक जेल में इमरान खान, उनकी मकबूलियत कम नहीं हो सकती। बढ़ सकती है, कम नहीं हो सकती। सही। मैंने क्यों पूछा कि दोबारा वजीर आजम बनेंगे या नहीं, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से कुछ लोगों ने कह दिया था कि मियां साहब दोबारा वजीर आजम नहीं बनेंगे, ये इस्टेब्लिशमेंट को मंजूर नहीं है। इमरान खान साहब के हवाले से हमारा एक नौजवान सहाफ़ी दोस्त है, उसने एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी और वो खुद उस वक्त आई विटनेस था। शहबाज गिल साहब को कचहरी लाया गया, वहाँ पे वो एक एसएसपी के साथ खड़े हुए सहाफ़ी गप लगा रहे थे। गिल साहब उस वक्त गाड़ी के अंदर थे और गिल साहब ने कोशिश की कि वो सहाफ़ियों से एक आध बात करें, तो उनका एक डीएसपी आगे बढ़ा, उसने आगे बढ़ के गिल साहब के मुंह पे 2-3 थप्पड़ मारे, और ये सोशल मीडिया पे मौजूद पोस्ट है। थप्पड़ मारे और थप्पड़ मार के गालियां दी, और उसने कहा कि तू की समझना है इमरान खान ने फेर आ जाना है, नहीं आना इमरान खान ने। और उसने फिर बाकायदा गालियां दे के, धक्का दे के पीछे किया, और गिल साहब सख्ते में आ गए कि यार ये सब सहाफ़ियों के सामने जो किया है मेरे साथ। तो वो ये कहता है कि उस वक्त सिस्टम को ये यकीन दिलाया गया कि कुछ हो जाए, अब इमरान खान नहीं आएगा। तो मियां नवाज शरीफ के बारे में यकीन दिलाया गया था, मियां साहब नहीं आए, इश्तिहार छपवा दिया वजीर आजम नवाज शरीफ, लेकिन नहीं आए। तो लोग कहते हैं ये भी नहीं होगा। अच्छा, पहली बात तो मियां साहब इसलिए नहीं है कि मियां साहब को वोट ही नहीं मिले, ठीक है ना। अगर मियां साहब को वोट पड़ जाता, अगर जेन्युइनली मुस्लिम लीग नून की मेजॉरिटी होती, तो मियां साहब बनते वजीर आजम। मियां साहब इसलिए नहीं बने कि मियां साहब के वोट के ऊपर हुकूमत नहीं बनी। जबरदस्ती की सीट पे बैठे हैं तो जबरदस्ती की वजीर आजम भी बन जाते। मैं वही बोल रहा हूं ना कि अगर अपने वोट पर आए होते तो फिर अपनी मर्जी चलती ना। जब किसी और की मर्जी से आए हुए तो फिर उनकी मर्जी चलेगी ना, तो फिर मियां साहब की मर्जी नहीं चलेगी। दूसरी चीज जो है, वो एक चीज याद रखें, जरदारी साहब ने एक दफा एक बात की थी। कम होता है मेरा जरदारी साहब से इत्तेफाक को, लेकिन कुछ कुछ बातों पे इत्तेफाक होता है। एक उन्होंने पाकिस्तान खप्पे का नारा बहुत मुश्किल वक्त के अंदर लगाया था, और वो कभी भी मैं नहीं भूलता। इसी तरीके से उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब करते हुए कहा था, आप 3 साल के लिए आते हैं, चलें वो 5 साल हो गया, 6 साल हो जाते हैं, 10 साल हो जाते हैं। इस्टेब्लिशमेंट जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना, एक मोनोलिथ नहीं है, वो एक एंटिटी नहीं है। मियां नवाज शरीफ अपनी पार्टी के लीडर थे आज से 35 साल पहले भी, और आज भी वही लीडर है। 35 साल के अंदर कितने आर्मी चीफ बदले, और जब भी एक आर्मी चीफ आता है, जिस दिन वो अपनी सीट पर बैठ जाता है, तो फिर पॉलिसी उसके मुताबिक चलती है। सही। सो जो एग्जिस्टिंग लीडरशिप है वो भी एक मुख्तलिफ फैसला कर सकती है। ये भी मुमकिन है कि यही मुख्तलिफ फैसला कर ले, लेकिन अगर ये ना भी करें तो कभी ना कभी तो वो बदलता है ना निज़ाम। सो ये कहना, ये मेरे ख्याल में ये खुदाई का दावा है, ये कहना कि कभी नहीं होगा कुछ, ठीक है ना। सो ये तो अल्लाह ताला ही जानता है कि होगा या नहीं होगा। हम तो अपनी एक तज्जिया दे सकते हैं, एक उम्मीद का इजहार कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ऐसे होगा, तो फिर खुदाई का दावा है। थोड़ी देर पहले जो आपने बात की थी, उससे दोबारा कनेक्ट करना। इस्टेब्लिशमेंट की शदीद ख्वाहिश थी कि असद उमर पार्टी छोड़ दें, ये ख्वाहिश आपको कम्युनिकेट की गई, बहुत पोलाइट वे में कम्युनिकेट की गई, या नहीं? मेरे पे कोई तशद्दुद नहीं किया गया। नहीं, कम्युनिकेट पे कैसे की गई? कम्युनिकेट, हाँ, वो भी समझ लें आपको, पोलाइट ही थी, पोलाइट ही थी। देखें, और आपने उनकी ख्वाहिश पे छोड़ी नहीं, उनकी वजह से, ठीक। और आपको कितने लोगों का अपनी पार्टी में पता है कि उन्होंने धमकी पे छोड़ी, तशद्दुद पे छोड़ी, मारपीट पे छोड़ी, बीवी बच्चों की खातिर छोड़ी। ऐसा ही
बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। ऐसे ऐसे बहुत लोग मौजूद हैं जो उस मुश्किल से गुजरे और उन्होंने जो फैसला किया वो फैसला अपनी मर्जी से नहीं किया। वो या अपनी इज्जत अपनी जान को बचाने के लिए किया या अपनी ख़ानदान की इज्जत को बचाने के लिए किया। ठीक। और ऐसे तमाम लोगों के बारे में पार्टी का फैसला क्या होना चाहिए? 100%। ये लोग जो हैं मेरे ख्याल में वो उससे ज़्यादा तहरीक इंसाफ हैं बनिस्बत जो इस वक्त अहम ओहदों के ऊपर बैठे हुए, तो उनमें तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होना चाहिए। हर शख्स ऐसा नहीं है, हर शख्स ऐसा नहीं है, ये ज़रा सा क्लियर है। मैं कह रहा हूँ बहुत से लोग ऐसे हैं, लेकिन बहुत से लोग जो दावा करते हैं कि हम इससे गुजरे वो नहीं, और ऐसे लोग भी तो हैं। वो पता चल जाता है, वो पता चल जाएगा पार्टी को। जब इमरान खान, मेरे ख्याल में वो फैसला बुरा नहीं था खान साहब का कि मैं बाहर आऊंगा और मैं इनफरादी तौर पे फैसला कर लूंगा कि किसको लेना है किसको नहीं लेना। ऐसे लोग भी हैं जो खवातीन छुपकली देख के डर के चीख मारती हैं, इतने से डर के साथ भी पार्टी छोड़ के चले गए। कुछ लोग ऐसे भी हैं। हो सकता है, मतलब जाहिर है वो कोई ये तो आके कहेगा नहीं ना ना आपको बताएगा ना मुझे बताएगा। तो देखिए, उमूमी तौर पे तारिक, उमूमी तौर पे सियासी पार्टियां जो हैं वो दरवाजे बंद नहीं करती। ठीक है, अगर कोई आपके साथ जुड़ना चाहता है तो आप उसको धक्के दे के बाहर नहीं निकालते। आप ये कर सकते हो कि आप कहें अच्छा आपने माजी में ये किया था, इसलिए आपको अभी ओहदा कोई नहीं मिलेगा, आपको टिकट नहीं मिल रहा, आप ज्वाइन करना चाहते हैं आप आ जाए, पार्टी में आए, को किरदार दिखाएं, लगेगा हमें कि वाकई में आप इससे बेहतर जो है वो कोई हक रखते हैं, तो आपको वो भी मिल जाएगा। लेकिन उमूमी तौर पे सियासी पार्टी ये नहीं कहती कि कोई कहे कि मैंने पार्टी ज्वाइन करनी हो, कहे नहीं हम आपको नहीं लेंगे। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द एंड। कुछ चीज़ें समझनी है मुझे इकोनॉमिस्ट असद उमर से। ये जो स्टॉक मार्केट है धड़ाधड़ ऊपर जाए जा रही है, मतलब लोगों की जिंदगी अजीरन हो रही है और स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है, ये क्या हो रहा है? बिल्कुल ठीक हुआ स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में कोई गलत चीज़ नहीं, वो बहुत टेक्निकल सी चीज़ हो जाएगी। देखें, हुआ ये था कि जिस वक्त शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने तो उसके बाद फैसले किए गए जिसके नतीजे के अंदर पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन माशी साल गुजरा। ठीक है, पाकिस्तान में आज तक कभी 48% के ऊपर ज़रूरी अशिया की महंगाई नहीं गई थी। पाकिस्तान की तारीख में कभी मजमूई तौर पे अफरात-ए-ज़र 38% पर नहीं गया था। पाकिस्तान में कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि ना सैलाब हो, ना ज़लज़ला हो, ना कोई कोरोना की वबा फैली हो, ना कोई जंग हो और पाकिस्तान की मईशत जो है वो मनफी हो जाए। ज़्यादा और कम तो होती ही है रफ्तार तरक्की की, लेकिन मनफी हो जाए, ये पाकिस्तान की तारीख। और ये दोनों चीज़ें एक साथ हो रही हैं। मईशत सुकड़ रही है और अफरात-ए-ज़र तारीख की सबसे बड़ी, यानी आपकी बेरोजगारी बढ़ रही है और उसके साथ महंगाई बढ़ रही है और दोनों रिकॉर्ड लेवल्स के ऊपर हो रहे हैं। सो वहां से जब आप स्टार्ट करते और उसकी वजह से वो जो फैसले हुए तो दर सूद जो है वो 22% पे पहुंच गई। अब वो 22% से जब वो 12% पे शरह सूद आएगी ना, अगर कोई भी और तब्दीली ना हो, कुछ भी और ना बदले, तो शेयर्स की कीमतों के अंदर तकरीबन 60-70% इजाफा हो जाएगा। वो टेक्निकल डिटेल में मैं नहीं जा रहा, डिस्काउंटेड कैश फ्लो कैसे होता है। सो बुनियादी तौर पे जब आप थे बिल्कुल बैंक्रप्सी के दाने के ऊपर खड़े हुए थे, आप किसी वक्त भी डिफ़ॉल्ट हो सकते थे। सो जब वो डिफ़ॉल्ट का रेस गया, IMF का एग्रीमेंट हो गया, महंगाई नीचे आनी शुरू हुई, शरह सूद नीचे आना शुरू हुई, तो उसकी वजह से स्टॉक एक्सचेंज बढ़ गई। अब आप देखें कि वो जब प्रोसेस कंप्लीट हो गया, अब पिछले कई माह से आप देखें तो स्टॉक एक्सचेंज एक ही सतह पर रुकी हुई है, ना वो ऊपर जाती है ना नीचे जाती है। मतलब रोजाना की बुनियाद पे तो ऊपर नीचे जा रही है, लेकिन वो एक ही जगह पे ऊपर नीचे जा रही है। अब क्या हो रहा है? अब हो ये रहा है कि स्टेबिलिटी तो आ गई, आपकी जो बैंकरप्ट होने का खतरा था वो तो खत्म हो गया, लेकिन मईशत बढ़ नहीं रही है, मईशत जमूद का शिकार है, वहीं पे खड़ी हुई है। 2024 जो था वो पाकिस्तान की हालिया मईशत की तारीख में सनतों के लिए बदतरीन साल था, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स के लिए बदतरीन साल था। इस साल उससे भी कम पैदावार हो रही है। ज़राअत का आपको पता है, फसलों का क्या हुआ है, इस वक्त बिल्कुल पिस गया है जो किसान है। तो
वो उसका नतीजा आपको स्टॉक एक्सचेंज लार्ज पिज्जा 2600 रुपए का और मन गंदुम 1900 रुपए की, ऐसा ही है। तो और ये गंदम जो है वो याद रखें कि वो इससे 2 गुना कीमत मिल चुकी है, वसूल कर चुका है फार्मर। आप आखिरी 3 साल अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत को देखें ना, तो जिस मेरे ख्याल में पाकिस्तान की हालिया तारीख में वो जो 3 साल फार्मर ने जो पैसा बनाया ऐसा कभी नहीं। जो फसलें हो रही थी वो भी रिकॉर्ड फसलें हो रही थी और कीमत भी उनको पूरी मिल रही थी। आपको पता गन्ने की कीमत जो है वो पहली दफा दिलवाई गई, गंदम की कीमत में इजाफा किया गया। उसकी वजह से शहरी जो आपका कंज्यूमर था उसको नुकसान भी हुआ, उसने महंगाई देखी, गंदम रोटी की कीमत जो है वो महंगी हुई। लेकिन जो किसान था उसने उस 3 साल के अंदर बेतहाशा पैसा बनाया, अब वो बहुत मुश्किल से गुजर रहा है। सो मईशत जो है इस वक्त, जो आपको 1.5 साल पहले खतरा था कि आप बैंकरप्ट होने वाले हैं, तारीख साज महंगाई की सतह है, वहाँ से आप एक हालात जो हैं आपके नॉर्मल हो गए हैं, स्टेबल हो गए हैं, लेकिन मुश्किल हालात हैं और आवाम के लिए मुश्किलात आज भी हैं। ठीक। इंडस्ट्रियलिस्ट का सेंटिमेंट, चूंकि आप तो पाकिस्तान की सबसे ज्यादा तनख्वाह वाली नौकरी कहते हैं ना, वो असद उमर कर चुके हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट का सेंटिमेंट क्या है? छोड़कर जाने को तैयार है? नहीं, इंडस्ट्रियलिस्ट का सेंटिमेंट पिछले 12 महीने बेहतर हो रहा था और अब दोबारा वही जो मईशत के अंदर होता है ना, वो कोई सियासी बुनियाद पे तो नहीं फैसले कर रहे ना, वो तो मईशत देख रहे हैं और टीवी पे आके जो मर्जी बोले, लेकिन असल में तो वो मईशत को देख रहे हैं। ये जो पिछले 3-4 माह गुजरे हैं ना, ये अच्छे नहीं गुजरे मईशत के लिए और वो सेंटिमेंट जो है वो दोबारा से ज़रा नेगेटिव होना शुरू हो रहा है। मैं प्योर इकोनॉमिक्स पे बात कर रहा हूँ, मैं अभी दूसरे उसके पहलू पे भी आता हूँ। मैंने कल भी एक इंटरव्यू में कहा था, अगर मैं औरंगज़ेब की जगह वज़ीर ख़जाना हूँ तो मुझे बहुत तशवीश हो। इस वक्त मईशत जो है वो लगता है फंस गई है एक जगह पर आगे, वहाँ से चल नहीं रही है। लेकिन असल जो उनकी परेशानी की वजह है, वो परेशानी की वजह जो है वो सियासी हालात है। एक गैर इस्तेहकाम की जो सूरत हाल है, जब तक इस्तेहकाम नहीं आएगा तो मैं रोज़मर्रा के फैसले तो कर लूँगा, लेकिन मैंने अगर सरमायाकारी करनी है जिसके नताइज मुझे 4 साल, 5 साल, 6 साल में मिलने हैं, मुझे ये नहीं पता 6 महीने के बाद पाकिस्तान की सियासत में क्या होने वाला है, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ मुझे सही गलत जैसे होते हैं ना, रैपिड फायर, इमरान खान असद उमर से कहेंगे कि वापस आ जाओ, असद उमर वापस आ जाएंगे, सही या गलत? वापस की डेफिनेशन बताए ना। क्या इमरान खान कहेंगे कि तुम सियासत में दोबारा आके वापस इलेक्शन भी लड़ोगे, पार्टी में आ जाओ, सही या गलत? असद उमर कहेंगे कि ये आपके कहने में मैं एक दफा कर चुका हूँ, सब कुछ छोड़ छाड़ के। अच्छा सॉरी, आप रैपिड में, लेकिन एक थोड़ा सा मुझे अलाउ करें। जब मैंने ज्वाइन भी कर ली ना, तो मेरे ज्वाइन करने के ठीक 1 साल के बाद, पूरी मुझे एनिवर्सरी थी मेरी ज्वाइनिंग की पीटीआई की, उस 1 साल के बाद जो है वो मेरी एंग्रो छोड़ने की एनिवर्सरी पे इलेक्शन हुआ। आपको पता है मैंने इलेक्शन के अंदर टिकट भी नहीं मांगा था, मेरा कोई इरादा नहीं था इलेक्शन लड़ने का। पीटीआई ज्वाइन करने के बाद भी। और खान साहब की जो मेरी बेगम के साथ डील हुई थी वो 1 साल की डील हुई थी। अच्छा, ये बड़ा मजेदार था। मेरे एक और भाई हैं, मेरे और जुबैर भाई के दरमियान वाले जो भाई है ना, कमाल भाई, उनके बेटे की शादी थी। तो कमाल भाई जो है वो शौकत खानम के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ पे रहे हुए हैं कई साल तक, तो वो खान साहब को जानते थे। तो इमरान खान शादी पे आए हुए थे। तो अब मेरी बेगम की और इमरान खान की पहली दफ़ा मुलाकात हो रही है मेरे तरीके इंसाफ के ज्वाइन करने के अनाउंसमेंट के बाद। अब खान साहब सामने से चल के आ रहे हैं, इससे उनको पता है कि यार ये इनकी बीवी जो है ना, इसने शिकायत करनी है मुझसे। तो इससे पहले कि मेरी बेगम कुछ बोलती, खान साहब ने बोला, बस सिर्फ 1 साल की बात मुझे पता है आपने बहुत बड़ी सैक्रिफाइस की है। तो 1 साल की बात हुई थी। तो चले वो उस वक्त खैर शौकत खानम में थे, चोट लगी हुई थी, इंजर्ड थे, इलेक्शन हारे, तो असद आई नीड यू इन दी पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट में चले गए। तो ये नहीं, उसके अलावा जैसे जो मैंने आपको ऑफर की है, खान साहब को भी ऑफर मौजूद है। कोई बताएं और बताएं पाकिस्तान की क्या खिदमत करनी है, मैं हाजिर हूँ। ठीक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने लोग टूटे, इस्टेब्लिशमेंट ने तोड़े, सही या गलत? तकरीबन ज्यादातर सही, ऑलमोस्ट सही। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगली हुकूमत बनाएगी, सही या गलत? जी मेरे ख्याल में बनेगी। ठीक। इमरान खान अदालतों से इंसाफ लेकर रहा होंगे, सही या गलत? गलत। इमरान खान होंगे अदालत से रहा, पीछे कुछ और होगा। पीछे कुछ और होगा। ठीक। इमरान खान अगले वजीर आजम बनेंगे, सही या गलत? सही।
मियां नवाज शरीफ इमरान खान के वजीर आजम बनने के बाद पाकिस्तान में ही रहेंगे, आपकी राय सही या गलत? उनको मेरे ख्याल मियाँ साहब को अब लंदन का ही माहौल ज़्यादा पसंद आता है। इमरान खान वजीर आजम बनने के बाद एक बिल्कुल मुख्तलिफ पॉलिटिक्स करेंगे, सही या गलत? ये मुश्किल सवाल है, ये मुश्किल सवाल है, और ये सबसे बड़ा सवाल यही है कि इमरान खान जब वापस आएंगे तो क्या तर्ज सियासत, क्या मुख्तलिफ नज़र आएंगे या नहीं। सच्ची बात मुझे नहीं पता इसका जवाब। उमूमी तौर पे मैं ये बोल सकता हूँ, खान साहब की 72 साल उम्र है माशाल्लाह। 70 साल की उम्र के बाद आप बुनियादी तौर पे बदलते नहीं हैं। ठीक, चलिए मुझे शायद जवाब मिल गया इसका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग छोड़ गए उन्हें इस्टेब्लिशमेंट ने पार्टी छुड़वाई, सही या गलत? तकरीबन तमाम लोग। सही। तकरीबन तमाम। इमरान खान अगली हुकूमत बनाएंगे, सही या गलत? सही। इमरान खान अगले वजीर आजम होंगे, सही या गलत? सही। मियां नवाज शरीफ इमरान खान के वजीर आजम बनने के बाद पाकिस्तान में ही रहेंगे, सही या गलत? मेरे ख्याल में उनको लंदन ज़्यादा पसंद है। ओके। जुबैर साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आने देंगे, सही या गलत? मेरे ख्याल में आने देंगे। पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट के बड़े ओवरऑल जो हमारे कोर कमांडर्स, फॉर्मेशन कमांडर्स, ये सब भी इमरान खान के खिलाफ हो चुके हैं, सही या गलत? मुझे सच्ची बातें नहीं पता। ठीक। इस वक्त इस हुकूमत की लेजिटिमेसी का इसके अपने मेंबर्स अंदर बैठकर मजाक उड़ाते हैं, सही या गलत? 100% सही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध में भी अगली हुकूमत बनाएगी, सही या गलत? मुश्किल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगली हुकूमत 2/3 से बनाएगी, सही या गलत? जी मेरे ख्याल में। ठीक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगली हुकूमत 2/3 से बनाने दी जाएगी, सही या गलत? जी मेरे ख्याल में। ओके, तो ये तो बहुत बड़ा जवाब है। अच्छा, आखिरी सवाल। मैं तो कह चुका हूं आपको कि मेरे ख्याल के अंदर कभी ना कभी इमरान खान की तहरीक इंसाफ की और एस्टैब्लिशमेंट की अंडरस्टैंडिंग होगी, और वो मौजूदा चीफ के होते हुए होगी, और वो मौजूदा चीफ के होते हुए भी हो सकती है। ठीक। हम कंक्लूड कर रहे हैं, आखिरी सवाल। इमरान खान को अपनी सियासत में क्या बदल लेना चाहिए? मेरे ख्याल में इमरान खान को जो दूसरी सियासी जमातें हैं उनके बारे में अपना रवैया बदलना चाहिए। जमहूरियत के अंदर आप अवाम के वोट को आपने इज्जत देनी है। वो हर एक, जैसे मैं कह रहा था, जरदारी साहब भी कभी सही बात करते हैं, तो वो नून लीग ने वोट को इज्जत दो की बात बिल्कुल ठीक की थी। जब वो वोट लेकर आ गया, फिर इंसाफ का निज़ाम, जिसको क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कहते हैं, वो अगर किसी शख्स को सजा देता है कि तुमने करप्शन की है, तो वो तो बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। और इंसाफ का निज़ाम आपको ऐसा बनाना चाहिए जिसके अंदर कोई भी जिसने गड़बड़ की है, चाहे वो तहरीक इंसाफ का या किसी और पार्टी का, उसको बचना नहीं चाहिए। ये तो दुरुस्त है। लेकिन वजीर आजम को और सियासतदान को ये कहना कि मैं इसको जेल में डालूंगा और इसको जेल में डालूंगा, मेरे ख्याल में ठीक नहीं। ये इंसाफ नहीं है। ये इंसाफ नहीं। इंसाफ के अंदर तो वजीर आजम का कोई अमल दखल ही नहीं होना चाहिए कि कौन जेल में जाएगा। और जब वो शख्स इलेक्ट होके आ गया, जब तक उसको सजा नहीं मिलती, तो फिर आपने उसके साथ बैठना भी है, उसके साथ फैसले भी करने के अंदर उसकी बात सुननी है, क्योंकि आप उस शख्स को इज्जत नहीं दे रहे, आप उन हजारों और लाखों लोगों को इज्जत दे रहे हैं जिसने उसको वोट डाल के भेजा है। आपको पता है, ये वाला जो आखिरी हिस्सा जो आपकी इस गुफ्तगू से 2-3 छोटे-छोटे सवाल निकल रहे हैं, वो सोशल मीडिया पे बड़े वायरल होंगे। तो क्या इमरान खान मुदाखलत करते थे कि मैं जेल में डालूंगा? इमरान खान मुदाखलत नहीं करते, लेकिन इमरान खान ये वादा करते थे ना कि मैं जरदारी को और को वो क्या है, राना सनाउल्लाह को मूंछें पकड़ के मैं डालूंगा। मेरे ख्याल में ये इमरान खान को ये वादा नहीं करना चाहिए। इमरान खान को ये कहना चाहिए मैं ऐसा इंसाफ का निज़ाम बनाऊंगा जिसमें जो गलती करेगा वो बचेगा। इमरान खान साहब ने अपने मुखालिफिन को खुद डलवाया था जेलों में? मेरे ख्याल में इमरान खान के पास ये बड़ी मैं बात कर रहा हूँ कि वजीर आजम के पास ये ताकत ही नहीं थी कि खुद जेल में डलवा सके किसी को। तो ये बाजवा साहब कर रहे थे, जो भी जा रहा था उस वक्त। हाँ, सबसे ज़्यादा ताकतवर तो उस वक्त वही था। ठीक। अच्छा, तुम्हारा सब बहुत शुक्रिया।